नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा संयुक्त राष्ट्र के वित्त और बजट पर नियंत्रण रखने वाली संस्था प्रशासनिक और बजटीय परामर्श समिति की सदस्य चुनी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में हजीरा और घोघा के बीच रोपैक्स सेवा का शुभारंभ करेंगे और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालीफायर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला आज। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। श्री बाइडेन ने 273 सीटें हासिल कर राष्ट्रपति पद की दौड़ में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति निर्वाचित किए जाने के बाद श्री बाइडेन ने कहा कि वो देश के नेतृत्व के लिए अमेरिकी जनता के समर्थन और विश्वास से सम्मानित महसूस कर रहे हैं। We're going to win this race with a clear majority with the nation behind us. We've gotten over 74 million votes. That's more than any presidential ticket has ever gotten in the history of the United States of America. And we're going to be the first Democrat to win in Arizona in 24 years. हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री बाइडेन को पेंसिल्वेनिया राज्य में मिली अजय बढ़त के आधार पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति घोषित करने का निर्णय लिया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए 538 सीटों में से 270 सीटों पर जीत हासिल करनी होती है। 78 वर्षीय बाइडेन को लगभग 7.5 करोड़ लोगों के वोट मिले, जो अमेरिकी इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को मिला सर्वाधिक मत है। श्री ट्रंप को 213 सीटें मिली हैं और उन्हें भी 7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का समर्थन मिला है। जो बाइडेन की जीत के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना भी तय हो गया है। वे अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। सुश्री हैरिस भारतीय और अफ्रीकी मूल की ऐसी पहली महिला हैं जो अमेरिकी सीनेट की सदस्य होंगी। अमेरिकी संसद के लिए नवनिर्वाचित प्रतिनिधि 14 दिसंबर को आधिकारिक रूप से नए राष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे। नए राष्ट्रपति अगले वर्ष 20 जनवरी को कार्यभार संभालेंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कई प्रमुख राज्यों में मतपत्रों की जटिल गिनती प्रक्रिया को चुनौती दी है। श्री ट्रंप के प्रचार दल ने गंभीर आरोप लगाते हुए पेंसिल्वेनिया, नेवाडा और अरिजोना सहित कई राज्यों में मुकदमे दायर किए हैं। आनंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोसेफ आर बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति और कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। श्री कोविंद ने श्री बाइडेन के सफल कार्यकाल की कामना की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ काम करते हुए दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूती प्रदान करने में श्री बाइडेन का महत्वपूर्ण और अमूल्य योगदान था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें श्री बाइडेन के साथ दोनों देशों के संबंधों को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सफलता बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व का विषय है। विश्व नेताओं ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को राष्ट्रपति और कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो बाइडेन और हैरिस के साथ जलवायु परिवर्तन से लेकर व्यापार और सुरक्षा सहित सभी मुद्दों पर साथ काम करने के प्रति आशान्वित हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने बाइडेन और हैरिस को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वो भविष्य में राष्ट्रपति बाइडेन के साथ सहयोग के प्रति तत्पर रहेंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बाइडेन को इस जीत पर बधाई दी है और कहा कि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेव ने बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई देते हुए कहा कि वो इन दोनों के साथ काम करने के प्रति आशान्वित हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा कि वो संयुक्त सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार हैं और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूती देने के लिए काम करते रहेंगे। भारत की विदिशा मैत्रा को सदस्य देशों के बड़े समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र की संस्था प्रशासनिक और बजटरी परामर्श समिति के लिए चुन लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने भारत के उम्मीदवार के प्रति विश्वास व्यक्त करने के लिए सदस्य देशों का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में व्यावसायिक लेखे में अनुभव प्रदान करने का भारत का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत इस जिम्मेदारी का गंभीरता से निर्वहन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में हजीरा रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और हजीरा से घोघा के बीच रोपैक्स सेवा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाएंगे। देश के आर्थिक विकास के लिए जलमार्गों के इस्तेमाल के प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन समारोह के दौरान स्थानीय उपयोगकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। हजीरा में स्थित रो पैक्स टर्मिनल 100 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। करीब 25 करोड़ रुपए के खर्च से बने इस टर्मिनल में प्रशासन ऑफिस, पार्किंग, सब स्टेशन और वाटर टावर जैसी अनेक सुविधाएं हैं। हजीरा घोघा रो पैक्स फेरी सेवा सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। यह सेवा से घोघा और हजीरा के बीच की 370 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर की हो जाएगी। माल सामान के परिवहन का समय 10-12 घंटे से महज 4 घंटे हो जाएगा, जिसमें रोजाना 9,000 लीटर पेट्रोल और रखरखाव में बड़ी बचत होगी। इससे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में रोजाना 24 मैट्रिक टन की कमी होगी, जिससे सालाना 8,653 मैट्रिक टन की बचत होगी। सौराष्ट्र का रास्ता कम हो जाने से इस क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन गुजरात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि सूरत और सौराष्ट्र आज जलमार्गों से जुड़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजीरा और घोघा के बीच आरओ पैक्स फेरी सेवा शुरू होने से समय और ईंधन की बचत होगी तथा व्यापार और उद्योग क्षेत्र में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी के नए स्नातकों का आह्वान किया है कि वे देश की आवश्यकता को समझें और जमीनी स्तर पर बदलाव के साथ जुड़ें। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में आम लोगों की आकांक्षाओं को जानने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर अभियान एक मिशन है और ये देश के युवाओं, इंजीनियरों और तकनीकी उद्यमियों को अवसर प्रदान करता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने युवाओं के कारोबार सुगमता के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे अपने नवाचार के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इंप्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्य सेवा प्रदाता ओएसपी दिशा निर्देशों को सरल बनाया गया है और हाल ही में प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं, जिससे बीपीओ उद्योगों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए अनगिनत संभावनाएं बनी हैं। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। 2 दिन पहले ही बीपीओ सेक्टर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी सरकार ने अदर सर्विसेज प्रोवाइडर ओएसपी गाइडलाइंस को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। इसके अलावा बैंक गारंटी सहित दूसरी अनेक जरूरतों से भी बीपीओ इंडस्ट्री को मुक्त किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 614 करोड़ रुपए है। श्री मोदी इन परियोजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के उन्नयन, जल निकास संबंधी निर्माण, गायों की सुरक्षा और संरक्षण संबंधी केंद्रों तथा बीज भंडारगृह से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वो 100 टन क्षमता वाले कृषि उत्पाद वेयर हाउस, संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए बने आवासीय परिसर, वाराणसी के लिए बनी स्मार्ट लाइटिंग के अलावा 105 आंगनबाड़ी केंद्रों और 102 आश्रय केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे। श्री मोदी दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट, पीएसी पुलिस बल के लिए बैरकों और काशी के कुछ एक वार्डों के पुनर्विकास सहित अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई में हज 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। कोरोना महामारी को देखते हुए हज के दौरान भारत और सऊदी अरब में यात्रियों के ठहरने, आने जाने, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाओं के बारे में इस बार कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। श्री नकवी ने बताया कि हज के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 10 दिसंबर है। लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन तथा हज मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। श्री नकवी ने कहा कि यह हज जून और जुलाई 2021 में होगा और कोविड को देखते हुए सऊदी अरब और भारत सरकार द्वारा जारी सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन कराया जाएगा। श्री नकवी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हज के लिए आयु सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। हज के लिए रवाना होने के स्थानों को घटाकर 10 कर दिया गया है। ये स्थान हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और श्रीनगर। श्री नकवी ने कहा कि बिना महरम के जाने वाली महिलाएं हज 2021 के लिए आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि बिना महरम श्रेणी वाली महिलाओं को लॉटरी व्यवस्था से छूट दी गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब सरकार से आग्रह किया है कि वो रेल व्यवस्था को पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पंजाब जाने वाली और पंजाब से होकर गुजरने वाली सभी मालगाड़ियों और यात्री गाड़ियों के सुचारू संचालन की व्यवस्था की जानी चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि रेलगाड़ियों के आवागमन के लिए सभी मार्गों और स्टेशनों तथा रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा भी जरूरी है। रेल मंत्रालय ने संयुक्त रक्षा सेवा सीडीएस परीक्षा के उम्मीदवारों को मुंबई उपनगरीय ट्रेन नेटवर्क के तहत विशेष उपनगरीय सेवाओं से यात्रा करने की अनुमति दे दी है। इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के वैध पहचान पत्रों को स्टेशनों में प्रवेश के लिए प्राधिकृत माना जाएगा। कोविड महामारी के बीच बड़ी संख्या में उम्मीदवार सीडीएस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। उम्मीदवारों से परीक्षा केंद्र में सुरक्षात्मक फेस मास्क, फेस शील्ड पहनने के लिए कहा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 4 पहियों वाले सभी वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। ये सभी पुराने वाहनों और 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए मोटर वाहनों की M और N श्रेणियों में लागू होगा। इससे पहले नए वाहनों के पंजीकरण के लिए 1 दिसंबर 2017 से फास्टैग अनिवार्य किया गया था। अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण फास्टैग लगाने के बाद ही किया जाएगा। राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए फास्टैग को 1 अक्टूबर 2019 से अनिवार्य किया गया था। खेल मंत्रालय ने 6 केंद्रों को खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने इन केंद्रों के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 67 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी भी दी है। ये वित्तीय सहायता अगले 4 वर्षों तक जारी रहेगी, जिससे कि देश में ओलंपिक को ध्यान में रखकर प्रतिभाओं को तराशा जा सकेगा। इन केंद्रों में असम का राज्य खेल अकादमी, मेघालय का जेएनएस परिसर, सिक्किम का पल्जोर स्टेडियम, दमन एवं दीव का नया खेल परिसर, मध्य प्रदेश का एमपी राज्य अकादमी, महाराष्ट्र का श्री शिव छत्रपति खेल परिसर शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
अधिक जानकारी के लिए 1440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए लेकर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के सहयोग से प्रसारित इस कार्यक्रम में खाली पदों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दाखिला सूचना और परिणामों के बारे में जानकारी के साथ ही विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इसे आप रोजाना शाम 4:20 पे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों और हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हिंदी में रोजगार समाचारों के लिए सुने हमारा कार्यक्रम परिक्रमा प्रतिदिन शाम 4:30 बजे। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा संयुक्त राष्ट्र के वित्त और बजट पर नियंत्रण रखने वाली संस्था प्रशासनिक और बजटीय परामर्श समिति की सदस्य चुनी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में हजीरा और घोघा के बीच रो पैक्स सेवा का शुभारंभ करेंगे। और IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालीफायर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला आज। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि लगातार पिछले 5 हफ्तों से संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। अक्टूबर के पहले सप्ताह के प्रतिदिन 73,000 मामले की तुलना में अब ये संख्या घटकर प्रतिदिन 46,000 तक आ गई है। कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 78 लाख से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से मौजूदा संक्रमित लोगों की संख्या 5,16,000 की रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 77% नए मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। दिल्ली ने महाराष्ट्र और केरल को पीछे छोड़ दिया है, जहां पिछले एक दिन में 7,178 नए मामले दर्ज किए गए। देश में संक्रमित हुए लोगों की संख्या 84 लाख से अधिक हो गई है। देश में कोरोना से अब तक 1,25,562 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार ने कहा है कि भारत अब भी कोरोना की सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में कोविड से हो रही मृत्यु दर घटकर महज 1.48% रह गई है। 22 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ये दर आज भी राष्ट्रीय औसत से कम है। मंत्रालय ने कहा कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राजधानी दिल्ली में कल कोरोना के 6,953 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड मरीजों की संख्या 4,30,784 हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि प्रदेश में अब तक 3,83,000 से ज्यादा रोगी कोरोना मुक्त हो चुके हैं। कल कोरोना से 79 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब तक कोरोना से 6,912 लोगों की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में भोपाल को छोड़कर सभी जिलों में कोविड के नए संक्रमण के मरीजों की संख्या 100 से कम हो गई है। इसके साथ ही कल 26,000 से अधिक जांच की गई, जिसमें से संक्रमण की पुष्टि होने वाले नमूनों की संख्या मात्र 3.2% है। मध्य प्रदेश के 28 जिलों में प्रतिदिन मिलने वाले संक्रमित लोगों की संख्या 10 या उससे भी कम रह गई है। इसी तरह 16 जिलों में बीते 24 घंटों में 20 या उससे कम मरीज मिले हैं। हालांकि राजधानी भोपाल में जरूर 173 नए मरीज मिले हैं, लेकिन एक समय राज्य के सबसे संक्रमित शहर रहे इंदौर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यहाँ कल केवल 81 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में 792 कोरोना संक्रमित लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। इसके फलस्वरूप प्रदेश में
स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 1,65,000 से अधिक हो गई है। मध्य प्रदेश में अब 7,736 सक्रिय मामले हैं। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों में 865 नए संक्रमित मिलने के बाद कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या करीब 1,76,000 हो गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 19,000 से कम हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,341 पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें से 603 रोगी चेन्नई के हैं। तमिलनाडु में कोविड मरीजों की संख्या तुलना का विषय रही है, लेकिन अब यहाँ पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हो रही है। इस वर्ष 31 जुलाई को प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या सर्वाधिक थी। तब से इस संख्या में कमी आना लगातार जारी है। इस बीच कोविशील्ड नामक वैक्सीन का पहला डोज चेन्नई में लगभग 75,000 स्वयंसेवियों को दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी अगले कुछ हफ्तों में इसकी दूसरी डोज देने पर विचार कर रहे हैं। फील्ड ट्रायल में शामिल लोगों की कुछ महीनों तक निगरानी की जाएगी ताकि किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जा सके। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। केरल में कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल 7,201 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 7,120 मरीज स्वस्थ भी हुए। इस बीच 28 लोगों की मौत होने के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,668 हो गई है। ओडिशा में अब तक कोविड-19 से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 3 लाख को पार कर गई है। कल 1,372 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीज बढ़कर 3,140 हो गए। दूसरी ओर इस महामारी से अब तक 2,86,857 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दीपावली के बाद उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को खोलने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि विद्यार्थियों के लिए एहतियाती कदम सुनिश्चित कर दीपावली के बाद 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की एक और लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता और दीपावली के बाद इसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। नागालैंड पर्यटन विभाग ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव 2020 को पूरी तरह से वर्चुअल माध्यम से विभिन्न ऑडियो विजुअल मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए मनाने का निर्णय लिया है। महोत्सवों के महोत्सव के रूप में प्रचलित ये हॉर्नबिल महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है, जिसके तहत कोहिमा जिले के नागा हेरिटेज विलेज किस्मा में एक मंच पर नागाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। अखिल भारतीय सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन अगले वर्ष 10 जनवरी को किया जाएगा। ये परीक्षा 23 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 33 सैनिक विद्यालयों में 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होगी। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हो गई है और इस महीने की 19 तारीख तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर पंजीकरण कराना पड़ता है। वेबसाइट का पता है aissee.nta.nis.in। आईपीएल क्रिकेट में आज आबूधाबी में दूसरे क्वालीफायर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इस मैच का विजेता मंगलवार को फाइनल में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगा। इससे पहले सनराइजर्स ने दूसरे क्वालीफायर में जगह बनाने के लिए एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराया था। दिल्ली कैपिटल्स बृहस्पतिवार को पहले क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस से हार गई थी। दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में पहुंचने का आज एक और मौका मिलेगा। वहीं महिला 2020 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपरनोवाज ने कल शारजा में ट्रेबलर्स को 2 रन से हरा दिया। फाइनल में सुपरनोवाज का मुकाबला ट्रेल ब्लेजर्स से सोमवार को दोबारा होगा। दिल्ली में आज सुबह वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब स्थिति में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज सुबह 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 407 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक 201 से 300 के बीच को खराब, 301 से 400 के बीच को बहुत खराब और 500 से ऊपर रहने पर खतरनाक माना जाता है। वायु गुणवत्ता प्रणाली और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान संस्थान सफर ने अनुमान व्यक्त किया है कि कल तक वायु गुणवत्ता बहुत खराब से खतरनाक स्थिति के बीच बनी रहेगी। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की धुंध छाई रहेगी। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
चेन्नई में तापमान 25 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में तापमान 19 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में तापमान 11 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में 0 से 1 डिग्री नीचे अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति हिंसक घटनाओं को लेकर स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि अधिकारियों ने इस घटना और सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव भड़काने से संबंधित किसी भी प्रयास को गंभीरता से लिया है। प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि पुलिस अधिकारी हिंसा की घटना की जांच कर रहे हैं और वो किसी अप्रिय घटना पर रोक लगाने के लिए सजग बने रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत, अब बताएं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। जी नवीन, अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत को आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से दिया है। जनसत्ता की सुर्खी है, जो बाइडेन होंगे अमरीका के 46वें राष्ट्रपति। भारतीय मूल की कमला हैरिस होंगी पहली अश्वेत और महिला उपराष्ट्रपति। राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी दी है, ट्रंप हारे, बाइडेन बने अमरीका के नए सरताज। वहीं राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, व्हाइट हाउस बाइडेन का, भारतवंशी कमला होंगी अमरीका की पहली उपराष्ट्रपति। हरी भूमि लिखता है, जो जीते अब अमरीका के वही सिकंदर। नवभारत टाइम्स ने सुर्खी दी है, बाइडेन ही बाजीगर, कमला हैरिस ने भी रचा इतिहास। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है, बाइडेन ने जीती बाजी, प्रधानमंत्री ने बाइडेन और हैरिस को दी बधाई। भारतवंशियों का कद बढ़ने के आसार। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर दिए हैं। हिन्दुस्तान लिखता है, महागठबंधन की दमदार दस्तक। पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है, बिहार दावों के बीच किसकी सरकार। हरी भूमि ने लिखा है, तेजस्वी पर सत्ता का तेज। बिहार में नीतीश कुमार धुंधलाए, चिराग ने बिगाड़ा खेल, राजद को मिल सकता है राज। दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है, एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, दिल्ली में कोरोना मामले सबसे ज्यादा, एक दिन में 7,718 नए मामले। हिन्दुस्तान ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के हवाले से लिखा है, दिल्ली में तीसरी लहर शीघ्र ही खत्म होगी। आईआईटी दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा, जहां भी काम करें गुणवत्ता से समझौता न करें। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, पोस्ट कोविड वर्ल्ड तकनीक का बहुत महत्व होगा। राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी दी है, आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत देगी प्रौद्योगिकी। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, आईआईटी में पीएम का मंत्र, कोरोना के बाद दुनिया बदलेगी, इनोवेशन करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लॉन्च किए 10 उपग्रह। दैनिक ट्रिब्यून में है। हिन्दुस्तान ने दिया है, हर मौसम में अंतरिक्ष से सीमाओं पर नजर रहेगी। जनसत्ता लिखता है, भारत का वर्ष 2020 का पहला अंतरिक्ष मिशन, अंतरिक्ष में आंख समेत 10 उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। राम मंदिर के फैसले के 1 साल में ऐसी बदली है अयोध्या। कोरोना काल में भी रोज आ रही हैं 20,000 लोग। अयोध्या में जमीन 10 गुना महंगी, बिजनेस के लिए 20% घरों के लैंड यूज भी बदले। दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा संयुक्त राष्ट्र के वित्त और बजट पर नियंत्रण रखने वाली संस्था प्रशासनिक और बजटीय परामर्श समिति की सदस्य चुनी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में हजीरा और घोघा के बीच रो पैक सेवा का शुभारंभ करेंगे।
और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला आज। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।